तो उरी में हुए आतंकी हमले को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सबसे हाई लेवल मीटिंग तो 7 RCR पर चल रही थी पीएम मोदी की अध्यक्षता में। अभी खबर यह है कि वो हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। उरी हमले पर जो 7 RCR में बैठक चल रही थी उच्च स्तरीय, वो खत्म हुई है। इसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कितना लंबा और किस तरीके का एक्शन होना चाहिए। रविंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या सोर्सेज आपके बता रहे हैं, बैठक में क्या चर्चा हुई और किस निर्णय पर पहुंचे? देखिए, लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही बैठक खत्म हुई है। क्या फैसले हुए हैं अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जो पहले जानकारी मिल रही है उच्च स्तरीय सूत्रों द्वारा, उसमें जाहिर तौर पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के पर ही चर्चा हुई है। किस तरह से चर्चा का दौर ये कहां तक लेकर गया है वो कार्रवाई, इस पर अभी खुलासा होना बाकी है। माना जा रहा है कि एक स्टेटमेंट जारी हो सकता है सरकार के जरिए, हालांकि इस पर पुख्ते तौर पर नहीं कहा जा सकता कि एक स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि किया जा सकता है एक स्टेटमेंट, यानी कहीं न कहीं पाकिस्तान को घेरने के लिए न सिर्फ सीमा पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे घेरने की पूरी तरह से रणनीति बना ली गई है। इस बैठक में इसकी शुरुआत होगी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान को घेरेंगी। डीजीएमओ सबूत देगा पाकिस्तान को, डीजीएमओ को, और कहीं न कहीं पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त आर्थिक और दूसरे कार्रवाई की जाए, इसकी भी चर्चा हुई है। इसके लिए अमेरिका हो या रूस हो या दूसरे अन्य देश, पश्चिमी यूरोप के देश हो, आपने देखा हो कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी बात की है यहाँ पर, भारत को भरोसा दिया कि वो उनके साथ है। तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की पुख्ता रणनीति बना ली गई है पाकिस्तान को इस बैठक में। मतलब रविंद्र, कुल मिलाकर ये कह दे कि अब ये ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड के बीच में झूलने की कोशिश नहीं होगी। अब सरकार एकदम स्ट्रांग हो गई है, बहुत रिजिड हो गई है और पुख्ता सबूतों के साथ अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी घेरने की तैयारी है। देखिए रुका, ये आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का बयान है वो कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ये किरण रिजिजू या राम माधव का बयान नहीं हो सकता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था कि हम बख्शेंगे नहीं। यानी कहीं न कहीं सरकार के स्तर पर फैसला ले लिया गया है। सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी, कार्रवाई होगी। कार्रवाई तुरंत, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत कार्रवाई होना थोड़ी मुश्किल होती है। आपने देखा होगा कि इराक हो, ईरान हो, चाहे कहीं भी हो, कार्रवाई करने में काफी समय लगता है और इसलिए ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि पाकिस्तान को कैसे अलग थलग किया जाए, उसे आतंकवादी देश कैसे घोषित किया जाए, जिस तरह से न सिर्फ भारत में बल्कि अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और अन्य देशों में भी आतंकवाद फैला रहा है। इस तरह से उसे बनाया जाए कि आतंकवादी देश को घोषित हो जाए, उसके खिलाफ इस मुद्दे को बार बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते रहे हैं, लेकिन अब इस बैठक में ऐसा क्या स्पेसिफिक डिस्कशन हो गया है, ये रविंद्र पता लगाने की कोशिश कीजिएगा। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। कुल मिलाकर बात आतंक को लेकर हो रही है। आतंकी देश घोषित कर दिया जाए पाकिस्तान को, ये कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पर आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। एक तो मेरे पीछे आप साफ देख सकते हैं, आतंक के इस अजगर की एक एक साजिश का खुलासा हो चुका है। लेकिन उरी हमले पर आपको अभी मैं अमिताभ बच्चन का बयान सुनाना चाहती हूँ। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि उरी हमले पर सरकार कठोर कदम उठाए, अब बर्दाश्त नहीं होता। आप सुन लीजिए। इस तरह से हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, ये बड़े दुख की बात है। बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रोवोकेशन के उनको शहीद होना पड़ रहा है। इससे हम सब बहुत दुखी हैं और नाराज हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। अब जरा बात आतंक के इस अजगर की कर लें। इंडिया के मोस्ट वांटेड ने फिर दिया जख्म। Since the terrorists had some items which had Pakistani markings on that, I have spoken to the Pakistan Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. उरी हमले के पीछे पाकिस्तान का लाल। जिस तरह से डीजीएमओ ने बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ जैश ए मोहम्मद का नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान की फ़ौज का हाथ है। इसके पीछे बहुत ही सोची समझी, जैश ए मोहम्मद एक टूल है सिर्फ। मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि इसमें शायद पाकिस्तान की फ़ौज ने इस पूरे उसको
पूरा उसकी प्लानिंग है और उसी ने इसको एग्जीक्यूट किया है। बहावलपुर में बैठा है देश का दुश्मन। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि छोड़ना था तो आपको उसकी एक ऑल्टरनेटिव प्लानिंग बनानी चाहिए थी। ऐसे खूंखार व्यक्ति को जब आप छोड़ रहे थे तो आपको उसको रीअरेस्ट करने की या एलिमिनेट करने की जब तक आपके पास दूसरी प्लान नहीं थी, आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए। देश के 17 वीर जवानों पर हमले की स्क्रिप्ट इसी खूंखार आतंकी ने लिखी थी। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है उरी हमले का मास्टरमाइंड। जैश के कैंप में हुई थी उरी के गुनहगारों की ट्रेनिंग। मैं समझता हूं कि ये लोग जितने भी आतंकवादी संगठन के नेता हैं, ये सब आईएसआई के स्ट्रेटजिक एसेट हैं और उन आईएसआई के साथ ये मिलकर काम करते हैं। उनको पूरा सपोर्ट है वहाँ के आर्मी का। अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी जो मीटिंग है, उनकी जो सभाएं होती हैं, उसमें स्पेशल ट्रेन चलती हैं पाकिस्तान की। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जैश के आतंकी झेलम नदी के पास सलामाबाद का नाला पार कर सेना के कैंप तक पहुंचे। अब वक्त आ गया है कि आतंक के इस अजहर और आतंक के इस अजगर को कुचल दिया जाए। भारत का अजगर, पाकिस्तान का मसूद अजहर। जम्मू कश्मीर के उरी हमले के पीछे इसी अजगर यानी मसूद अजहर की साजिश है। सारा हिंदुस्तान आज उरी हमले के बाद पाकिस्तान से सीधा बदला लेने की बात कर रहा है। उधर 7RCR में हाई लेवल मीटिंग इसी को लेकर खत्म हुई है। एक ऐसा ही वीडियो अभी सोशल साइट पर वायरल हो रहा है, हमें भी मिला है। पता नहीं कि इसमें कविता पढ़ रहा है ये जवान कौन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि देश की भावना ये बयां कर रहा है। इस आवाज को उठाने वाला देश का एक जवान ही है। हम चाहते हैं सबसे पहले आप इस कविता को सुनिए, इसे महसूस कीजिए। जाके बता दो पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्पों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है, भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के झंडा नादी को दूध छटी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को, याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भवक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हिंद, भारत माता की जय। पठानकोट हमले में भी पाकिस्तान से ही आए आतंकी थे, उरी हमले के पीछे भी पाकिस्तान से ही आए आतंकी थे, लेकिन इन दोनों के पीछे नाम एक ही, जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसका संगठन पाकिस्तान ने 2001 में संसद हमले के बाद बैन करने का सिर्फ ढोंग रचाया था। वही मसूद अजहर जिस पर कार्रवाई के लिए भारत ने 1 या 2 नहीं सैकड़ों सबूत पाकिस्तान को सौंपे, लेकिन पाकिस्तान ठोस सबूत की रट लगाकर कार्रवाई से बचता चला जा रहा है।
पठानकोट हमले के पीछे कोई और नहीं, जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर ही था। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले पर अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत दिए थे। अमेरिका ने भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को 1000 पन्नों का डॉसियर सौंपा था। इसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर काशिफ जान और 4 फिदायीन आतंकियों के बीच बातचीत रिकॉर्ड है। पाकिस्तान से आई टीम को भारत ने पठानकोट हमले के सबूत सौंपे थे, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ दिखावा किया। मसूद अजहर को सिर्फ कुछ दिन के लिए नजरबंद किया। मैं समझता हूं कि डोसियर्स ये सौंपने का समय ख़त्म हो गया है। अब इंडिया को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि डोसियर के कोई मायने नहीं होते हैं। एक जर्नलिस्ट ने हमसे कहा कि आपने जो डोसियर दिए थे वो देवनागरी में लिखे गए थे, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो इनके बहाने हैं। डोसियर पाकिस्तान को अब देने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को ये बताने की आवश्यकता है कि अगर तुम टेररिस्ट भेजोगे तो तुम्हारे यहाँ भी उतनी ही तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम होगी जितना कि तुम हमारे लिए सोचते हो। पठानकोट एयरबेस हमले से जुड़े तमाम सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए थे। इन सबूतों से साफ था कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर ही पठानकोट हमले के पीछे था। खुफिया एजेंसियों से उस वक्त मिली जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ पठानकोट एयरबेस जैसे हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारियों को भी लंबे वक्त से अपने आतंकी संगठन में शामिल कर रहा है। यानी पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिश रची जा रही है। लेकिन तमाम सबूतों के बाद भी पाकिस्तान को अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने में भी 47 दिन लग जाते हैं। सोचिए कार्रवाई में कितने साल लगेंगे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मसूद अजहर की बातचीत का एक ट्रांसक्रिप्ट भी पठानकोट हमले के बाद जारी किया था, जिसके मुताबिक मसूद अजहर भारत में महिलाओं का फिदायीन दस्ता तैयार करना चाहता है और पाकिस्तान में करीब 1000 टेरर कैंप खोलने के साथ साथ वो कश्मीर में जिहाद की अपील भी कर रहा है। कश्मीर हमें दोबारा बुला रहा है। मेरा काडर जिहाद के लिए तैयार है। तुम सब वादा करो कि जिहाद के लिए तुम जान देने के लिए तैयार हो। अभी तो एक ब्रेक ले रहे हैं हम, लेकिन ब्रेक के बाद मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी कुंडली आपको बताएंगे।